हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ क्या है, इस संघ की क्या विशेषता होती है, इसके क्या सामान्य लक्षण हैं, जनरल फीचर्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में स्टडी करें। साथ ही साथ एक बात और आपसे कहूँगा कि वीडियो जब आप शुरू करते हैं देखने के लिए तो पूरा वीडियो देखें, बीच में छोड़ कर ना जाएं, ताकि सारे के सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएं वो क्लियर हो जाएं। तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो चलते हैं फाइलम क्लासिफिकेशन के तहत जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है? प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट। जो प्लेटी ये वर्ड है इसका अर्थ होता है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट मीन्स चपटा, और हेलमिन्थ का अर्थ होता है वर्म, क्रीम से। क्या बोला है? क्रीम। यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसकी मीनिंग होगी कि चपटा क्रीमी। वह कीड़ा जो चपटा हो, और वह किस तरह से चपटा हो? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो, यानी पृष्ठ और अधर से दबा हुआ हो, कंप्रेस हो एक तरह से। जैसे फीते की आकृति के ये होते हैं। किस तरह से होते हैं? फीते की आकृति। 10,000 जातियां हैं इसकी। अब तक जो ज्ञात हैं जातियों की संख्या 10,000 जातियों की खोज की जा चुकी है। ये डार्सल वेंट्रल फ्लैट होते हैं, यानी डार्सल साइड से और वेंट्रल साइड से चपटे होते हैं। डार्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड, ये क्या होता है? यानी पृष्ठ, अधर और पार्श्व। पृष्ठ, अधर और पार्श्व से क्या हम समझते हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई जंतु है, एक उदाहरण हम दे देते हैं। सपोज करिए इसमें डार्सल, वेंट्रल और लेटरल साइड क्या होगी आप समझेंगे। सपोज करिए ये खरगोश है, ठीक है। इसमें डार्सल साइड क्या होगी, वेंट्रल साइड क्या होगी? देखिए ये जो साइड है ऊपर की, ये डार्सल होगी, डी डार्सल होगी, और ये जो साइड ये वेंट्रल वी होगा, ठीक है। और पूरा जो पार्श्व ये आपका दिखाई दे रहा है, ये पार्श्व जो है वो लेटरल होगा। क्या होगा? लेटरल, ठीक है। यानी किसी भी जंतु के शरीर में डार्सल, वेंट्रल और लेटरल, यानी पृष्ठ भाग जो है वो पीठ के तरफ डार्सल होता है, और वेंट्रल साइड अधर होता है, दोनों साइड पार्श्व होते हैं, यानी लेटरल होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जंतु होते हैं डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। क्या होते हैं? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, वर्टिब्रेट के पैरासाइट एवं स्वतंत्र जीवी। कह रहा है कि ये इनका जो जीवन होता है वो किस तरह का होता है। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य होते हैं वो वर्टिब्रेट के अंदर या तो पैरासाइट के रूप में होंगे, परजीवी के रूप में होंगे, या फिर कह रहा है कि स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, यानी फ्री लिविंग वाले जंतु भी इसमें पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो वर्टिब्रेट के अंदर पैरासाइट भी हो सकते हैं और स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। इनका जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कह रहा है कि जो जैव विकास हुआ, जैव उद्विकास हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सिर में विभेदीकरण, यानी यहीं से शुरू हुआ। सिर में विभेदीकरण अर्थात सिफलाइजेशन इन्हीं से प्रारंभ हुआ है। यानी जैव उद्विकास में सिर में कह रहे कि सिर में विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, जो हेड का डिफरेंशिएशन होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होता है, अर्थात सिफलाइजेशन यहीं से शुरू होता है, इस संघ से प्रारंभ होता है।
साथ ही साथ बॉडी में विखंडन सेगमेंटेशन, यानी इनकी शरीर जो है खंडित होती है, सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन वास्तविक नहीं होता है, यानी रियल, यानी ये स्यूडो सेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सेगमेंटेशन दो तरह का होता है, एक स्यूडो सेगमेंटेशन होता है और एक स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, और एक सेगमेंटेशन जो होता है वो आपका रियल सेगमेंटेशन होता है। तो इस तरह से इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वास्तविक नहीं होता है, बल्कि वो असत्य प्रकार का सेगमेंटेशन होता है, खंडन होता है, यानी शरीर जो है बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से खंडित दिखाई नहीं देती है, बल्कि बाहर से वो दिखाई देती है। पोषक के शरीर में चिपकने के लिए इनमें चूसक पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। हालांकि वो सकर्स जो है सब में नहीं पाए जाते हैं, जो भी जंतु इसके पैरासिटिक मूवमेंट में पाए जाते हैं, पैरासिटिक लाइफ व्यतीत करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके अंदर जो है सकर्स पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं। और उन्हीं चूसक के द्वारा, जैसे हमारे आंत में जो है मनुष्य के शरीर में टीनिया सोलियम फिताक्रिम पाया जाता है, तो इसमें सकर्स होते हैं, हेड पे सकर्स होते हैं, और वो सकर्स जो है इंटेस्टाइन की आंतरिक जो भित्ति होती है उसको पकड़े रहते हैं, ताकि उससे चिपके रहते हैं, ताकि वो मल के साथ या किसी तरह का फ्लूइड फ्लो होता है इंटेस्टाइन के अंदर क्रमांकुचन गति के द्वारा, तो उसके साथ ये बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा कह रहा है कि शरीर जो होता है इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी यहाँ पे त्रिस्तरीय शरीर होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस से ही, इसी संघ से त्रिस्तरीय शरीर का निर्माण हुआ, अर्थात बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म। यहाँ पे हमने दिखाया है शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म ये बाहर की तरफ होता है, मीजोडर्म ये बीच में होता है, और सबसे अंदर की तरफ जो है आपका ये एंडोडर्म होता है। क्या होता है? एंडोडर्म, यानी आंतरिक भित्ति। तो इस तरह से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, यानी द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है द्विपार्श्व सममित, इसको हिंदी में कहते हैं। द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में डिटेल स्टडी कराया था। यानी बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होगा कि इस जंतु को या इस संघ के सदस्यों को हम उनके शरीर को दो हिस्से में बांट सकते हैं, समान दो हिस्से में बांट सकते हैं, अर्थात ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले जंतु होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इनका जो शारीरिक संगठन होता है, यानी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अंगीय स्तर पे होता है। किस स्तर पे? अंगीय स्तर पे। यानी इस संघ के अंदर जितने भी जंतु थे उनके अंदर जो है वो अंगों का निर्माण हो गया था, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंगीय स्तर पे होता है। साथ ही साथ जो शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के परिणाम स्वरूप जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसे शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है, यानी उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, वो आपको इसमें आप देखेंगे। अभी आपको उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्सर्जी तंत्र, संवहन तंत्र, श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र का अभाव होता है। इनमें न तो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, न तो पाचन तंत्र पाया जाता है, न ही श्वसन तंत्र पाया जाता है, और न ही संवहन यानी संवहन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है इनमें अभाव होता है, वो एब्सेंट होता है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स को सीधे, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अगर इनके पास मौत नहीं है, ग्रहण करने की जो विधि है, वो कह रहा है कि शरीर के सतह से ये डायरेक्ट जो है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अर्थात जितने भी इंडोपैरासाइट हैं, जैसे फिताक्रिमी है, आंत में रहते हुए वह अपने शरीर की सतह से, जो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म की जो सतह है, तो बाहरी सतह से वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है डायरेक्ट।
पैरासाइट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो पैरासाइट इस संघ के सदस्य होते हैं, परजीवी होते हैं, किसी जंतु के शरीर में रहते हैं, तो उनके अंदर जो है अनाक्षीय श्वसन की क्रिया होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अर्थात बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं और उससे ऊर्जा लेते हैं। तो इनमें पैरासाइट में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। साथ ही साथ जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वह नर्व रिंग और नर्व गैंग्लियन के द्वारा बना होता है। यानी हमने क्या कहा कि जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र होता है वो नर्व रिंग और ठीक है नर्व गैंग्लियन के द्वारा मिलकर के बनता है, उसका निर्माण होता है। इसके अलावा कह रहा है कि एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की क्रिया, इस संघ के सदस्यों में उत्सर्जन कैसे होता है, कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाता है, तो कह रहा है कि उत्सर्जन के लिए इनमें एक विशेष प्रकार की एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। और यह फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका इसको हिंदी में कहते हैं, ज्वाला कोशिका के द्वारा यह उत्सर्जन करता है या सोलेनोसाइट्स के द्वारा उत्सर्जन करता है, सोलेनोसाइट्स के द्वारा उत्सर्जन करता है, या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये जो है एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स आर सोलेनोसाइट्स आर प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, के द्वारा किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में होता है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एक रिप्रोडक्शन के केस में अगर आते हैं तो इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम सदस्य जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर जननांग और मादा जननांग एक ही खंड में पाए जाते हैं। जैसे टीनिया सोलियम है, एक खंड के अंदर जो है नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, इसलिए द्विलिंगी होता है। और ये ग्रेविड प्रोग्लाटिड के रूप में खंड जो है वो पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं और ग्रेविड प्रोग्लाटिड का रूप लेते हैं और अंततः एपोलिसिस के तहत जब वो निषेचित अंडों से भर जाता है तो वह एपोलिसिस के तहत खंड टूट टूट करके और मल के साथ बाहर निकलते रहते हैं। अर्थात ग्रेविड प्रोग्लाटिड का टीनिया सोलियम में खंडों का टूटना, ग्रेविड प्रोग्लाटिड खंडों का टूटना एपोलिसिस कहलाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपोलिसिस क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस को अगर हम क्लासिफाई करें, उनको वर्गीकृत करें, तो 3 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। क्या बोला मैंने? टर्बिलेरिया, ये टर्बिलेरिया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, सिस्टोडा, ठीक है। ये 3 जो है वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है और एक क्लासिफिकेशन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का यहाँ पे हमने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी को हम लोग स्टडी करेंगे। इस कंपैरेटिव एनाटॉमी के स्टडी करने से हमें लाभ क्या होता है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, नीट है, एम्स है, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी से क्वेश्चन आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों क्लास को हमने दिखाया है, इधर जो है लक्षण को दिखाया है। तो टर्बिलेरिया का आवास क्या है या ट्रिमेटोड्स का, सिस्टोडा का क्या आवास है, वो एक एक करके आप देखेंगे। आवास यानी हैबिटाट क्या होता है, तो कह रहा है कि टर्बिलेरिया के जो वर्ग के सदस्य होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी फ्री लिविंग करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये फ्री लिविंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिमेटोडा जो है वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं। इसके अलावा सिस्टोडा के भी जो वर्ग के सदस्य होते हैं वो भी पैरासाइट जीवन व्यतीत करते हैं, परजीवी होते हैं, किसी दूसरे पोषक के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देह खंड की बात करते हैं। बॉडी सेगमेंट जो है, यानी देह जो है इनकी खंडित होती है नहीं होती है, तो देह खंड जो है कह रहा है कि टर्बिलेरिया में
अनुपस्थित होता है, इनमें देहखंड नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ जो ट्रेमेटोड्स होते हैं उनमें अनुपस्थित, और केवल सिस्टोडा के अंदर जो है वो सेगमेंटेशन होता है, यानी देहखंड पाया जाता है, वो सिस्टोडा के अंदर होता है। इसके अलावा आहार नाल की बात करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो किस में पाया जाता है, तो टर्बिलेरिया, चूंकि फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग है तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होगा, क्योंकि अब भोजन को लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, तो इसमें तो एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होता है। लेकिन अच्छा, इसमें उपस्थित होता है, ट्रिमेटोडा में भी उपस्थित होता है, लेकिन कह रहा है कि सिस्टोडा में अनुपस्थित होता है, जिसमें कि टीनिया सोलियम आता है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ रैबिडाइट्स जो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो है वो उपस्थित होता है टर्बिलेरिया में, रैबिडाइट्स, और ट्रिमेटोडा में जो है वो अनुपस्थित होता है, इसमें भी अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ स्कोलेक्स व सकर्स, स्कोलेक्स क्या होता है, सकर्स क्या होते हैं, ये जो है कुछ जंतुओं के अंदर इसमें पाया जाता है। स्कोलेक्स अग्रभाग में एक हुकनुमा संरचना होती है और उसी पे छोटे छोटे सकर्स या चूसक पाए जाते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चूसक। ये चूसक होते हैं सकर को। ये कहा है कि टर्बिलेरिया में अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि फ्री लिविंग मूवमेंट करते हैं, कोई पैरासाइट तो है नहीं, इंडो पैरासाइट तो है नहीं कि किसी के अंदर प्रवेश करके और उनको चूसक की आवश्यकता है, वो बॉडी बॉल को पकड़े रहें, इसलिए अनुपस्थित होते हैं। लेकिन चूसक जो है कह रहा है कि ट्रेमेटोड्स जो वर्ग है ट्रेमेटोडा के अंदर चूसक तो उपस्थित होते हैं, सकर्स तो पाए जाते हैं, लेकिन जो स्कोलेक्स होता है वो जो है अनुपस्थित होता है। यानी ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सकर्स तो है लेकिन स्कोलेक्स नहीं पाया जाता है, ये आपका ट्रेमेटोड्स वर्ग के अंतर्गत जंतुओं में होता है। इसके बाद कह रहा है कि जो सिस्टोडा के सदस्य होते हैं उनमें दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, क्या कहा हमने, यानी सकर्स भी होते हैं और चूसक यानी ये आपके स्कोलेक्स भी होते हैं, दोनों प्रेजेंस होते हैं, तो ये सिस्टोडा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम कृमि या वर्म्स की बात करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कृमि के रूप में हम टर्बिलेरिया को क्या बोलते हैं, इस वर्ग के सदस्यों को क्या बोलेंगे, तो ये कह रहा है कि भंवर कृमि के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि भंवर कृमि क्या होता है तो आप बोलेंगे टर्बिलेरिया के सदस्यों को भंवर कृमि के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेमेटोड्स के अंदर पर्णकृमि यानी फ्लूक्स बोलते हैं, पर्णकृमि होते हैं, और जो सिस्टोडा के सदस्य होते हैं उनको फीताकृमि या टेपवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फीताकृमि या टेपवर्म। विकास की जब बात करते हैं तो विकास जो होता है वो टर्बिलेरियंस के अंदर जो है डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष होता है। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है इसका मतलब कि वो डायरेक्ट होगा। इसके अलावा कह रहा है कि जो ट्रेमेटोड्स होते हैं उसमें अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का तात्पर्य होगा यहाँ पर कि जो भ्रूण बन रहा है उस भ्रूण से जो है पहले लार्वल स्टेज बनेगी और फिर जो है उसके बाद उस शिशु का जन्म होगा या शिशु का निर्माण होगा, उस सदस्य का निर्माण होगा। तो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन इनडायरेक्ट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ सिस्टोडा के अंदर भी अप्रत्यक्ष होता है, इसमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। और अगर इसमें अप्रत्यक्ष जो लार्वल स्टेज की अगर बात करेंगे ट्रिमेटोडा के अंदर जो है तो सर्केरिया लार्वा होता है, मेरासीडियम लार्वा होता है, रेडिया लार्वा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के लार्वा जो है ये ट्रिमेटोड्स के अंदर होते हैं। और अगर आप इसमें सिस्टोडा के अंदर लार्वल स्टेज को देखेंगे तो हेक्साकैंथ लार्वा होता है, आम्कोस्फेयर लार्वा होता है, सिस्टिसर्कस लार्वा होता है या ब्लैडर वर्म लार्वा होता है। तो देयर आर न्यूमरस लार्वल स्टेज आर फाउंड इन सिस्टोडा, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस या इन सिस्टोडा। ठीक है, तो इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो है इनका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद
इवोल्यूशन की बात कर रहा है, विकास कैसे होता है। तो विकास के लिए बताया गया है कि जो टर्बिलेरियंस होते हैं, हाँ विकास ये हो गया आपका। इसके बाद एग्जाम्पल यानी उदाहरण, टर्बिलेरियंस का क्या उदाहरण है। टर्बिलेरिया के अंतर्गत जो है प्लेनेरिया बेस्ट एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन वेल डेवलप होता है, बहुत अधिक रीजनरेशन इसके अंदर पाया जाता है। और डुगेसिया यानी डुगेसिया भी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद ट्रेमाटोड्स के अंदर आप देखेंगे फैसियोला हिपैटिका, क्या बोला मैंने, फैसियोला हिपैटिका, जिसको कि हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ये फैसियोला हिपैटिका होता है। और प्राथमिक पोषक जो है वो आपका इसमें ये फैसियोला हिपैटिका सिप में पाया जाता है, और स्नेल्स और सिप जो है इसके पोषक होते हैं। साथ ही साथ सिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक। और सिस्टोडा के अंदर आप टीनिया सोलियम या टेप वर्म को देखेंगे। टीनिया सोलियम के दो पोषक होते हैं, दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट के रूप में मनुष्य होता है और सेकेंडरी होस्ट के रूप में सूअर या पिग होता है। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और जो मिजले पार्क होता है किसका, सूअर का मिजले पार्क यानी अधपका कच्चा मांस खाने से जो है मनुष्य के शरीर में इसकी लार्वल स्टेज पहुंच जाती है, और वो हेक्साकैंथ लार्वा, आंकोस्फेयर लार्वा जो कि मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, और फिर जो है वो एक तरह से उसको प्रभावित कर देता है, उसको संक्रमित कर देता है। टीनिया सैजिनाटा है, जिसको बीफ टेपवर्म भी कहते हैं, टीनिया सैजिनाटा। तो ये एग्जाम्पल हो गए तीनों क्लास के। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस किए, क्लासिफिकेशन किए प्लेटीहेल्मिन्थेस का, और बाकी जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस वह संघ है जहाँ से अंगीय स्तर का शुरुआत हुआ, त्रिस्तरीय शरीर रहा, और विकास की श्रेणी में यहाँ से शुरू होता है अंगीय स्तर का विकास, ठीक है। तो आज बस इतना ही, अगले दिन प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे अन्य फाइलम्स के भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल।